गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको फिज़िक्स के सेकंड पेपर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ की क्या है। गॉस लॉ की डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म क्या है। इससे पहले के जो लेक्चर में 6th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ क्या होता है और हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ से उसको डिराइव किया था। सो गॉस लॉ क्या है, फाई बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है, क्यू आवेश है, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ठीक है, ये हमने बताया था आपको गॉस का नियम। आज हम करने जा रहे हैं इस गॉस के नियम को अवकलन और समाकलन के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, इसे लास्ट यूनिट के अंदर भी हम आपको वापस से पढ़ाएंगे, जहां हम पढ़ाएंगे आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, गॉस का नियम क्या है, ये मैक्सवेल की पहली समीकरण है, तो वहाँ भी हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस का नियम फाई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फाई क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा। सो फाई बराबर हो गया फ्लक्स, डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डॉट डी एस। फाई बराबर हो गया, हमने बंद पृष्ठ पर निकालना है तो हमने इस पर इंटीग्रल लगाया। सो फाई बराबर बन गया हमारा, फाई बराबर हो गया सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो अब हमने फाई की जगह इसकी वैल्यू रख दी, दैट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ रो इज चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो सरफेस हमने ले रखा है उसके अंदर यदि आवेश Q है तो यूनिट आयतन में यानी एकांक आयतन में यदि आवेश जो है वो रो हो, जो कि मे बी उस सरफेस का कांस्टेंट भी हो सकता है, देन रो बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी डी क्यू अपॉन डी वी। सो डी क्यू बराबर हो गया यहाँ पर रो डी वी, और हमें यदि कुल आवेश निकालना है तो क्यू बराबर हो गया, इंटीग्रेट किया हमने डी क्यू पर और ये बन गया हमारा रो डी वी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, वी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाएगा। सो क्यू बराबर हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। अब इस क्यू का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं और समीकरण नंबर 2 बन जाएगी हमारी फाई विच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ये बन गई हमारी से इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 में आप ध्यान से देखें बच्चों, इसमें क्या आ रहा है आपका, लेफ्ट साइड के अंदर आपका सरफेस इंटीग्रल है और राइट साइड में आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। सो ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो यदि हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म लिखने के लिए आती है, कई बार आपकी ये फॉर्म आपसे 1.5 मार्क्स में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि गॉस के नियम की इंटीग्रल फॉर्म क्या है। तो ये कहलाती है हमारी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, जिसके लेफ्ट साइड में सरफेस इंटीग्रल है और राइट साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है। डिफरेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दोनों तरफ से आपको इंटीग्रल को हटाना पड़ेगा। एक तरफ अब आपके पास सरफेस इंटीग्रल है और दूसरी तरफ आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। और इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बता चुकी हूँ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज़ यूज टू कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। और कैसे निकालते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये ई क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है ना, यानी वेक्टर फील्ड है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या बन गया आपके पास, डेल डॉट ई, और उसका क्या ले लेना, हमको वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेना है। तो ये कहलाती है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
इस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस थ्योरम का यूज़ करते ही हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो बन जाएगी आपकी। लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करा। डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू रो डी वी। अब क्या है, दोनों तरफ आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और आपके पास आ जाता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, और ये कहलाती है हमारी डिफरेंशियल form. So this is called the differential form of volume Gauss's law. So differential form क्या हो गई आपके पास, del dot E is equal to rho upon epsilon. अब यहाँ से हम एक नया आर्टिकल्स कर रहे हैं जिस पर एग्जाम में भी सवाल आता है। लाप्लासियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, यानी लाप्लास संकारक, लाप्लास समीकरण एवं पॉइजन समीकरण। नेक्स्ट आर्टिकल है ये बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको करने के लिए यदि आपके पास लाप्लास संकारक या लाप्लास समीकरण या पॉइजन समीकरण एग्जाम में पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको गॉसेस लॉ इन अ डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो पहले गॉस लॉ लेंगे, उसकी फिर डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे, तब ये आगे का आर्टिकल करेंगे। तो गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या है आपके पास, डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस आर्टिकल। नाउ ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल फाई, है ना, यानी फाई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या करा, इस ई की जगह हमने यहाँ पर डेल फाई यहाँ पर रख दिया, तो बन गया माइनस डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। अब फाई क्या है यहाँ पर, स्केलर फील्ड है, और वेक्टर कौन है यहाँ पर, डेल और डेल, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। तो ये बन गया हमारे पास डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, या इसी को हम ये बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, है ना। तो ये बन गया हमारा, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं। अब डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। तो हमने डेल डॉट डेल की वैल्यू निकाली ए डॉट बी से, ये बन गई हमारे पास डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। या इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। हेयर डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्या, प्रोनाउंस करते हैं इसको डेल स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर इज कॉल्ड एज लाप्लासियन ऑपरेटर, इसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो समीकरण है हमारी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज पॉइजन्स इक्वेशन। ना इफ रो इज इक्वल टू 0, यदि उसकी चार्ज डेंसिटी उस दिए गए वॉल्यूम एलिमेंट में 0 है, देन दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन। तो ये हो गया आपका आर्टिकल, आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है गॉसेस लॉ की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमने पढ़ा लाप्लासियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, जेट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम डेल स्क्वायर से, और ये बराबर होता है, डेल स्क्वायर बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, एंड दिस इज अ स्केलर। ये हमारा क्या है, स्केलर है। डेल क्या था हमारा, वेक्टर था, क्योंकि डेल बराबर क्या था हमारा, आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। बट डेल स्क्वायर में आई जे के नहीं है, इसीलिए ये हमारा स्केलर कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉइजन्स इक्वेशन, एंड पॉइजन्स इक्वेशन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये पॉइजन्स इक्वेशन कहलाती है। और लाप्लास इक्वेशन क्या कहलाती है, यदि हम रो की वैल्यू को 0 कर देते हैं, देन दिस कम्स आउट टू बी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द लाप्लास इक्वेशन। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आकर आपकी दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका डाइवर्जेंस भी पूरा हो गया और ग्रेडियंट भी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको स्टार्ट कराएंगे इस यूनिट का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट आर्टिकल है, वो है कर्ल। तो कर्ल हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो बच्चों ध्यान से आप इस आर्टिकल को कंप्लीट कर लें, और साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगी आपको, आप न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो आर्ट यूनिट है, इस यूनिट के अंदर एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। तो आपने जो भी बुक ले रखी है उस बुक में से सबसे पहला काम है आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करना। सबसे पहले आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लीजिए। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।